हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद मोहित पर। तो दोस्तों, आज हमारे इस चैनल की पहली वीडियो है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। ठीक है, तो नदियों से लेकर आयोग, कोई किसी भी आयोग को उठा लो आप या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को उठा लो, तो कहीं ना कहीं नदियों के से आपका कोई ना कोई क्वेश्चन बनकर आता है। तो आज हम बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। सिंधु नदी तंत्र, नदी तंत्र देखा होगा आप लोगों ने कि हमारी जो भारत की नदियां हैं उनका हमारी आर्थिक परिप्रेक्ष्य से बहुत ही क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पहली आप लोगों ने सभ्यता भी पढ़ी होगी, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो आज हम सिंधु नदी तंत्र की बात करेंगे। इनकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी जल समझौता, जिसके बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, आप सुनने के साथ साथ अपनी कॉपी में नोट डाउन भी करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो होंगे। ठीक है, एक चीज़ और है कि आप अभी देखा होगा आप लोगों ने, जितने भी आपके आयोग हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, या आपका एसएससी हो, तो जो घिसे पीटे क्वेश्चन है उनको जो, ठीक है, उनको आजकल नहीं पूछता है। सारे नए क्वेश्चनों को पूछना शुरू कर रखा है उसने और डीपली पढ़ाई करनी पड़ रही है। ठीक है, एक के चार, चार के चार ऑप्शन, इस तरीके से कुछ बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आपसे ये कहूँगा कि आप ऑनलाइन पढ़ना छोड़ दो। ठीक है, डीपली स्टडी में आओ। ठीक है, थोड़ा पढ़ो पर क्या, सटीक पढ़ो। ठीक है, समझ रहे हो। तो सिंधु नदी की और उनकी कुछ सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले कुछ नदियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ, ठीक है, प्राप्त देखो देते हैं कि जो ये भारत है, ठीक है, जो आपका ये भारत है, भारत में जो आपकी नदियाँ, नदी तंत्रों के बारे में हम जब बात करते हैं तो ये दो तरीके से बात होती है। एक जो आपका, जो नदियाँ आपका अरब सागर में गिर रही हैं वो, और जो दूसरी जो नदियाँ हैं आपका, ठीक है, जो आपका बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं, ठीक है, वो नदियाँ। ठीक है, और भारत की जो अधिकांशतः नदियाँ हैं वो आपका बंगाल की खाड़ी में ही अपना जल विसर्जित करती है। ठीक है, ये आपका बंगाल की खाड़ी है, भारत का ईस्ट का क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी जहाँ पश्चिम बंगाल है उसका नीचे का क्षेत्र आता है ये। ठीक है, बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर भारत की 77% नदियाँ अपना जल गिराती हैं। ठीक है, जिसमें प्रमुख गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, आपका दामोदर हो गई, यहाँ से महानदी होंगी, बहुत सारी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। ठीक है, यह है आपका अरब सागर। अरब सागर में भारत में, ठीक है, भारत की 23% नदियाँ यहाँ पर जल गिराती हैं, जिसमें आपका सिंधु, उसकी सहायक नदियाँ हो गई, ठीक है, नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, पेरियार हो गई, बहुत सारी, माही नदी हो गई। ठीक है, बहुत सारी नदियाँ अपना अपना का जल इसका अरब सागर में विसर्जित करती है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, तो भारत में सिंधु नदी का जो उद्गम होता है, भारत से तो होता नहीं है, भारत से हमें बाहर जाना पड़ेगा, तो तिब्बत में होता है, चीन से। ठीक है, अब जब चीन से होता है तो ये जो आपका, ये चीन तिब्बत है, तिब्बत पर वर्तमान में अधिकार ही चीन का हो गया है। ठीक है, जिसको चीन भी कह सकते हो आप। तो यहाँ पर एक श्रेणी पड़ती है जिसको बोलते हैं कैलाश श्रेणी। ठीक है, कैलाश श्रेणी से आपका, कैलाश श्रेणी पकड़ बगल में पड़ता है आपका एक मानसरोवर झील। ठीक है, मानसरोवर झील के समीप है एक सानुख्या ग्लेशियर। ठीक है, सानुख्या ग्लेशियर के बोखुरचू नामक स्थान से आपका सिंधु नदी का उद्गम होता है। याद रखना, कुछ भी आ सकता है ऑप्शन में। ठीक है, कैलाश श्रेणी भी आ सकता है, मानसरोवर झील भी आ सकता है, सानुख्या ग्लेशियर भी आ सकता है, और बोखरचू भी आ सकता है। ठीक है, तिब्बत में इसको शेरमुख नामक, शेरमुख के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो बोखरचू ग्लेशियर, बोखरचू नामक स्थान से सिंधु नदी का उद्गम होता है। ठीक है, तो ये सिंधु नदी आपका यहाँ से उद्गमित होकर, ठीक है, भारत से अंत में पाकिस्तान के कराची नामक स्थान पर, कराची नामक स्थान पर आपका अरब सागर में अपना जल गिराती है। ठीक है, जिस सुन लो फिर से, उद्गम कैलाश श्रेणी में, कैलाश श्रेणी के समीप मानसरोवर झील, मानसरोवर झील के बगल में पड़ता है सानुख्या ग्लेशियर के शेरमुख नामक, जिसको बोखरचू कहते हैं, बोखरचू नामक स्थान से सिंधु नदी का उद्गम होता है। और यह नदी भारत में, भारत में दमचौक, दमचौक जो पड़ता है आपका लद्दाख में, दमचौक और से प्रवेश करती है और चिल्लास से बाहर चली जाती है। चिल्लास नामक स्थान से भारत से बाहर चले जाती है। याद रखना,
जो आपका चिल्लास है वो नंगा पर्वत के समीप पड़ता है। ठीक है, भारत में यह दो श्रेणियों के बीच से बहती है। ये दो श्रेणियां हैं आपका, ऊपर वाली श्रेणी आपका लद्दाख और नीचे वाली श्रेणी है जास्कर। ठीक है, पिछली बार आयोग ने पूछा भी है किसी पेपर में कि आपका सिंधु नदी किन दो श्रेणियों के बीच से बहती है। ठीक है, आपका ऊपर की तरफ लद्दाख, लद्दाख के नीचे है जास्कर। ठीक है, इससे ऊपर पड़ती है काराकोरम रेंज, काराकोरम श्रेणी। ठीक हो गया। और अंत में है कराची के निकट आपका सिंधु नदी अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती है। ठीक है, तो बेसिकली देखो, चीन एक देश, दूसरा देश भारत पड़ता है और तीसरा देश पड़ता है आपका पाकिस्तान। तो तीन देशों में जल प्रवाहित करती है। ठीक है, तो जब जल प्रवाहित करती होगी तो इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल रहा होगा। ठीक है, सिंधु नदी का जो क्षेत्रफल है आपका, ठीक है, ओवरऑल पूरा क्षेत्रफल यह है आपका 11,65,000, 11,65,000 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। सिंधु नदी का कुल क्षेत्रफल 11,65,000। ठीक है, पर भारत में इसका जो क्षेत्रफल है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, दमचौक से चिल्लास तक, ठीक है, 3,21,289, 3,21,289 वर्ग किलोमीटर भारत में इसका, ठीक है, इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, ये टोटल है। ठीक है, टोटल ही है। अब लंबाई की बात करें तो जहां से उद्गमित होती है और जहां कराची में जल गिरा रही है, ठीक है, इसकी जो टोटल लंबाई है 2880 किलोमीटर। ठीक है, पर भारत में तो इतना ही बहती है। ठीक है, भारत में तो इसका जल इतना ही है। ठीक हो गया, इस भारत में तो इतना ही बहती है, जो जिसकी लंबाई आप लोग, ठीक है, नोट डाउन करेंगे, ये है 1114 किलोमीटर। ठीक है, सिंधु नदी का क्षेत्रफल ओवरऑल यहां से लेकर यहां तक है 11,65,000 वर्ग किलोमीटर। भारत के परिप्रेक्ष्य में 3,21,289 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और भारत में इसकी टोटल लंबाई 1114 और टोटल की बात करें ओवरऑल दोस्तों आपका 2880 किलोमीटर। ठीक है, समझ लो। इसकी कुछ सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सिंधु नदी की कुछ सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहले इसका एक ऐसा छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, इसका उद्गम लिखा आप लोगों ने मानसरोवर झील के समीप। ठीक है, आपका एक श्रेणी पड़ती है कैलाश श्रेणी और है नाम है बोखर, बोखरचू। ठीक है, बोखरचू से उद्गमित होती है। भारत में यह नदी चिल्लास, सॉरी चिल्लास नहीं, दमचौक दमचौक नामक स्थान पर भारत में प्रवेश करती है और आपका चिल्लास नामक स्थान पर भारत से बाहर चली जाती है। ठीक है, दमचौक से प्रवेश किया और चिल्लास से भारत से बाहर चलेगी। ये आपका लद्दाख में पड़ता है, लद्दाख का क्षेत्र है, और ये समीप है नंगा पर्वत के समीप, नंगा पर्वत के समीप। ठीक है, याद रखना। ठीक है, और अंत में यह कराची के निकट आपका जल गिरा देती है। कहाँ पर? कराची के निकट जल गिराती है अरब सागर में। कराची पड़ता है पाकिस्तान में। ठीक है, अरब सागर में जल गिरा देती है। ओवरऑल इसकी लंबाई के बारे में बात करें तो भारत के परिप्रेक्ष्य में इसकी लंबाई आप लोगों ने लिखी है कि कितना, यहाँ से लेकर भारत में तो इतना ही बहती है 1114 किलोमीटर और टोटल लंबाई है 2880 किलोमीटर। क्षेत्रफल आपको मैंने बता दिया। ठीक है, भारत में इसकी कुछ बहुत सहायक नदियां भी हैं। ठीक है, सहायक नदी को हम क्या अलग पेन से बनाएंगे जिससे आपको क्या समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, भारत में इसकी जो पहली सहायक नदी है सिंधु नदी की, ठीक है, महत्वपूर्ण सहायक नदियां पढ़ेंगे, वैसे तो सहायक नदियां बहुत होती हैं। ठीक है, पहली जो सहायक नदी है वो है आपका शोक नदी। कौन सी नदी? शोक नदी। ठीक है, शोक नदी का उद्गम होता है आपका काराकोरम। अभी मैंने बताया था आपको काराकोरम कहाँ है, काराकोरम श्रेणी से। ठीक है, मध्य एशिया में शोक नदी को यारकंडी कहते हैं और आपका जो काराकोरम में इस जो नदी है, ये शोक नदी, इसको मृत्यु की नदी कहते हैं। मध्य एशिया में यारकंडी और काराकोरम काराकोरम की श्रेणी में इसे मृत्यु की नदी कहते हैं। ठीक है, इसकी एक और सहायक नदी है, शोक नदी की एक सहायक नदी है जिसको बोलते हैं नुब्रा, नुब्रा। ठीक है, नुब्रा का उद्गम होता है आपका सियाचिन ग्लेशियर से, सियाचिन ग्लेशियर से। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर, अब इस पर भारत का अधिकार है। 1984 में जब पाकिस्तान ने इस पर अधिकार किया था तो भारत ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम है ऑपरेशन मेघदूत। तब से ये भारत का, ठीक है, भारत के अंतर्गत आता है। ठीक है, और आगे जाकर जब भारत से बाहर इसमें, ठीक है, भारत से बाहर इसमें नदियां निकलती हैं, भारत से बाहर जब सिंधु नदी निकलती है
तो इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जिससे गिलगित, गिलगित हो गई, गिलगित, ठीक है, काबुल, काबुल, गोमल, गोमल, ठीक है, कुर्रम, बहुत सारी नदियां हैं, ठीक है। आप लोगों ने सिर्फ काबुल नदी को याद रखना, क्योंकि काबुल नदी में एक नदी मिलती है, स्वात नदी, सहायक नदी। जहां पर काबुल और स्वात नदी का संगम होता है, उस, ठीक है, उस क्षेत्र को, ठीक है, या उस घाटी को स्वात घाटी कहा जाता है, जिसको पाकिस्तान का स्वर्ग कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान का स्वर्ग कौन सी घाटी है, तो स्वात घाटी, ठीक है, यहाँ पर बनती है। समझ में आया, ठीक है। अब बात करेंगे हम आपकी सिंधु की दूसरी सहायक नदी, ठीक है, सिंधु की दूसरी नदी के बारे में। इसको हम दूसरे पेन से बनाएंगे, ठीक है, जिसको बोलेंगे आपका झेलम, ठीक है, झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम भारत से ही, भारत में ही होता है, तो झेलम लिख लें यहाँ पर, झेलम नदी, ठीक है। झेलम नदी का जो उद्गम है वो आपकी जम्मू कश्मीर में वेरीनाग के निकट शेषनाग झील से होता है, ठीक है। आगे जाकर यह नदी वुलर झील का निर्माण करती है, जो भारत में, वुलर झील भारत में ताजे पानी या मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की झील, ऐसा ऐसा पानी जिसको पिया जा सकता है, ठीक है। और ठीक है, आगे जाकर यह नदी नीचे से आने वाली, ठीक है, आगे जाकर याद रखना, यह नदी नीचे से आने वाली, ठीक है, चिनाब नदी, चिनाब, ठीक है, चिनाब नदी से मिल जाती है, जो स्थान है झंग या झंडा, ऐसा समझ में। झेलम नदी का उद्गम हिमा झेलम नदी का उद्गम वेरीनाग के निकट शेषनाग झील से होता है, ठीक है। आगे जाकर झेलम नदी वुलर झील का निर्माण करती है, ठीक है। यहीं पर ही श्रीनगर शहर है, झेलम नदी के किनारे ही बसा है श्रीनगर शहर, और आगे जाकर भारत और पाकिस्तान की सीमा भी बनाती है, याद रखना, भारत पाकिस्तान का बॉर्डर बनाते हुए यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और नीचे से आने वाली चिनाब नदी पर झंग नामक स्थान पर यह कौन सी, आपका झेलम नदी मिल जाती है, ठीक है। अगर झेलम नदी को देखें तो आप इसी पेन से बना लो आप लोग, ठीक है, ये झेलम नदी है, ठीक है। और आगे जो आप पढ़ेंगे उसके वो है चिनाब। चिनाब नदी के बारे में कहूँ तो कि चिनाब नदी सिंधु नदी की क्या, सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबका पानी ले जाकर, ठीक है, आगे जाकर सिंधु में छोड़ेगी, याद रखना, ये सबका पानी ले जाएगी चिनाब, ठीक है, झेलम का भी ले जाएगी, रावी का भी ले जाएगी, व्यास का भी, सतलुज का भी, ठीक है। हम बात कर रहे हैं चिनाब नदी। चिनाब नदी का उद्गम भारत में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के बाड़ालाचा दर्रे से होता है, दो धाराओं में बनती है ये नदी, ठीक है, आपका पहली चंद्रा और दूसरी भागा, चंद्रा और भागा। जब ये दो धाराएं मिलती हैं, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में ही मिलती हैं, हिमाचल प्रदेश का केलांग का एक तांडी नामक स्थान है, ठीक है, केलांग के तांडी नामक स्थान पर जब यह नदी मिलती है, तब कहलाती है चिनाब नदी, याद रखना, कौन सी नदी, चिनाब की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इस पर 3 परियोजनाएं निर्मित की गई हैं, दुलहस्ती, दुलहस्ती, बगलीहार, बगलीहार और सलाल, सलाल, ठीक है। झेलम नदी में भी एक क्या परियोजना निर्मित की गई है, जिसको बोलते हैं आप तुलबुल, याद रखना, ठीक है, इसको डैम बना देते हैं ऐसे, ठीक है, ये परियोजना है, आया समझ में। और आगे जाकर जो आपका झेलम नदी है, ठीक है, आपको लिखा कि झंग नामक स्थान पर किससे मिल जाती है, आपका किससे, झेलम से, ठीक है। अब झेलम में एक चीज हम भूल गए यहाँ पर, इसको लिखना कि झेलम की सबसे बड़ी जो आपका सहायक नदी है वो है किशन गंगा, ठीक है, कौन सी नदी है, किशन गंगा, याद रखना, किशन गंगा झेलम की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है, समझ रहे हो। इसी किशन गंगा को पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जाना जाता है, याद रखना, ठीक है, पाकिस्तान में किस नदी के नाम से, नीलम नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब हम तीसरी नदी के बारे में बात करेंगे, जो सब तीसरी नदी है आपका, ठीक है, रावी नदी, रावी नदी को फिर अलग पेन से बनाओ, ठीक है। जो रावी नदी है, रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से होता है, ठीक है, जो आगे जाकर, ठीक है, सिरायू नामक स्थान पर, सिरायू नामक स्थान पर, ठीक है, सिरायू, सिरायू नामक स्थान पर पाकिस्तान में
चिनाब नदी से मिल जाती है, याद रखना। ठीक है, रावी नदी का उद्गम आपने हिमाचल प्रदेश के, एचपी लिख देते हैं हिमाचल प्रदेश को, रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रे से उद्गमित होती है यह नदी। ठीक है, जो आगे जाकर किस पर मिल जाती है, चिनाब नदी में मिल जाती है। और याद रखना, ठीक है, इस नदी पर बनाया गया है एक डैम, ठीक है, जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसको लिख लेते हैं ऐसे, थीन डैम, थीन डैम। ठीक है, याद रखना कि जब आपका डैम बनता है तो डैम जब पानी रोकता है तो पीछे एक झील का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो थीन डैम के पीछे जो झील बनी है उसको बोलते हैं रणजीत सागर, रणजीत सागर डैम या झील, याद रखना। ठीक है, कौन बनाता है, ठीक है, थीन डैम। ठीक है, ये है आपका रावी नदी पर, याद रखना। ठीक है, इस ये जो रावी नदी है आगे जाकर, ठीक है, आपने एक घाटी सुनी होगी, चंबा घाटी। ठीक है, तो चंबा घाटी के बीचों बीच से बहती है आपका कौन सी, रावी नदी, समझ रहे हो। ठीक है, और आप लोगों ने पाकिस्तान का एक लाहौर शहर भी सुना होगा, पाकिस्तान का लाहौर शहर भी आपका रावी नदी के किनारे ही बसा है। ठीक है, तो रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से होता है। ठीक है, इस पर एक डैम है जिसको बोलता है आपने थीन डैम। ठीक है, जिसको रणजीत सागर डैम के नाम से भी जाना जा रहा है। ठीक है, लाहौर शहर बना है पाकिस्तान का, और आगे जाकर यह पाकिस्तान में ही सिरायू नामक स्थान पर ऊपर से आने वाली, याद रखना ये पीली लाइन है जो देख रहे हो आप लोग, वो चिनाब नदी की है। चिनाब नदी पर ही मिल रही है सारी नदियां, ये भी चिनाब में मिली थी, ठीक है, ये भी चिनाब में मिलेगी। और आगे जाकर हम बात करेंगे अगली नदी की, जिसको बोला आप लोगों ने, ये रावी हो गई। अब करेंगे व्यास की बात। ठीक है, व्यास नदी को फिर अलग पेन से बनाओ तो दिखेगा नहीं, रेड पेन से बनाते हैं। व्यास नदी, व्यास नदी। ठीक है, व्यास नदी का जो उद्गम होता है, ठीक है, व्यास नदी का उद्गम ये भी हिमाचल प्रदेश के व्यासकुंड नामक स्थान से होता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के, देखो वैसे ही व्यास कुंड, हिमाचल प्रदेश के व्यास कुंड से इस नदी का उद्गम होता है। यह नदी भी, ठीक है, यह नदी भी नीचे से आने वाली, यह नदी भी नीचे से आने वाली, ठीक है, सतलज नदी से मिल जाती है। कौन सी नदी, सतलज नदी से मिल जाती है। कौन सी नदी, व्यास नदी। व्यास नदी सतलज नदी से मिलती है पंजाब के पंजाब के कपूरथला में, याद रखना। यहाँ पर एक डैम बना है, ठीक है, जिसको आप ब्लैक पेन से बनाएंगे हम डैम को। ठीक है, इसको बोलते हैं हरी का बैराज या हरी के बैराज बोला जाता है, हरी का बैराज। ठीक है, पंजाब के कपूरथला में है, किस नदी पर, ठीक है, व्यास और नीचे से आने वाली सतलुज नदी पर, सतलुज या सतलज, सतलज लिख लो चलो, सतलज नदी पर, याद रखना। दोनों के संगम पर बना है, और यहाँ से ही निकाली गई है एक नहर जिसको बोलते हैं इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, पंजाब के कपूरथला से एक नहर निकाली गई है जिसको बोला इंदिरा गांधी नहर। याद रखना, इस नहर को पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। 1984 में जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई तो उस समय जो आपका राजस्थान नहर था उसका नाम क्या कर दिया गया, इंदिरा गांधी नहर, याद रखना। इस नहर का उद्घाटन किया है गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा। ठीक है, और समझ रहे हो, जो पश्चिमी राजस्थान तक आपका, ठीक है, जल पहुंचाती है सिंचाई वगैरह के लिए। ठीक है, तो याद रखना आपका व्यास नदी है। व्यास नदी का उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप ही व्यासकुंड नामक स्थान से, जो आगे जाकर कपूरथला पंजाब में, ठीक है, नीचे से आने वाली सतलज नदी के साथ मिल जाती है। ठीक है, इस पर ही एक डैम बनाया गया है। ठीक है, आपका इस पर भी एक डैम बनाया गया है। यहाँ पर थीन डैम था, यहाँ पर है पौंग डैम, याद रखना, पौंग डैम। और जब पौंग डैम बनेगा, फिर डैम बनेगा, तो पीछे एक झील का निर्माण होगा जिसको बोलते हैं महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप झील। ठीक है, महाराणा प्रताप झील। ठीक है, वैसे ही आपका सतलज नदी के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, सतलज नदी देखो, सिंधु नदी तंत्र में दो नदियों के लिए आपने भारत से बाहर जाना पड़ेगा। एक नदी आपका सिंधु नदी, ठीक है, और दूसरी नदी आपका, ठीक है, दूसरी नदी आपका सतलज नदी। ठीक है, जैसे सिंधु नदी का उद्गम आप लोगों ने लिखा कहाँ से, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, सॉरी आपका चीन तिब्बत से होता है। ठीक है, इसी के बगल में मानसरोवर झील के निकट ही, ठीक है, एक राकस ताल पड़ता है।
वहीं से उद्गमित होती है आपका कौन सी नदी, सतलज नदी, और आगे जाकर हरि के बैराज नामक स्थान पर, ठीक है, जब इसमें व्यास नदी का मिलन होता है और फिर ये चिनाव में पाकिस्तान में मिलेगी। तो भारत में हम दो नदियों के लिए बाहर गए, ठीक है। भारत में जो आपका नदी तंत्र पढ़ है वो सिंधु नदी तंत्र है, उन नदी तंत्रों में एक सिंधु के लिए बाहर गए और दूसरा हम सतलज नदी के लिए बाहर गए, ठीक है। तो सतलज नदी का उद्गम भी कहाँ होगा, तिब्बत से होगा, ठीक है। तो सतलज नदी का उद्गम होता है तिब्बत के निकट मानसरोवर झील, तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट राकस ताल से, राकस ताल से, ठीक है। याद रखना, मूजेवानी याद होना चाहिए, जिसके बारे में आप कल के जाकर अगर मेंस में लिखना भी आए तो आप उसको अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। राकस ताल से होता है, ठीक है। सतलज नदी को तिब्बत में लॉन्ग चेन खंबाब के नाम से जाना जाता है, लॉन्ग चेन खंबाब, खंबाब के नाम से किसे जाना जाता है, सतलज नदी को, याद रखना, ठीक है। ये अलग ही नाम है, ठीक है, लॉन्ग चेन खंबाब के नाम से सतलज नदी को जाना जाता है। आगे जाकर ये हिमाचल प्रदेश के सिपकिले दर्रे से, सिपकिला जो दर्रा है उससे भारत में प्रवेश करती है, ठीक है, एंटर करेगी इंडिया में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के सिपकिले दर्रे से, ठीक है। इसमें भी आगे जाकर एक डैम बनाया गया है, ठीक है, जिसको बोलते हो भाखड़ा डैम, ठीक है, भाखड़ा डैम, ठीक है। जब भाखड़ा डैम बनेगा तो फिर पीछे क्या डैम बना, तो फिर पीछे एक झील बनेगी जिसको बोला जाता है गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील, याद रखना, ठीक है। याद रखना, जब डैम बनता है जो पीछे झील बनती है वो एक कृत्रिम प्रकार की झील होती है, क्योंकि डैम मानव ने बनाया है, ठीक है। अगर कोई मानव निर्मित डैम है, ठीक है, अगर पीछे कोई पानी रुक रहा है जिससे जो झील का आकार ले रहा है तो वो कृत्रिम झील कहा जाती है, ठीक है, समझ लो। प्रकृति झील, प्राकृतिक झील ऐसी झीलें होती हैं जो प्रकृति ने हमें दी हैं सीधे, ठीक है। दो पहाड़ थे, ठीक है, चारों ओर से घिरा था, भूस्खलन हुआ, पहाड़ ने पानी बंद कर, पहाड़ ने क्या, भूस्खलन से मलबा आ गया और वो झील बन गई, ठीक है, समझ लो। कृत्रिम झील वो झीलें होती हैं जो मानव द्वारा निर्मित होती हैं, ठीक है। और आगे जाकर सतलज नदी, अब देखो आगे से ये सतलज नदी बनेगी, ठीक है, आगे जाकर सतलज नदी जो, ठीक है, ऊपर से आने वाली, ऊपर से आने वाली, इसको, यह सिंधु है आपका, ठीक है, ऊपर से आने वाली चिनाव नदी से मिल जाएगी, देखो चिनाव सबका पानी ले जाएगी और सिंधु में मिलेगी, ठीक है, समझ रहे हो। जहां पर ये नदी मिलती है, कौन सी नदी, ठीक है, सतलज नदी, ठीक है, वहां पर बोला जाता है पंचनद, क्या बोला जाता है, पंचनद, पंचनद इसलिए क्योंकि 5 नदी मिल रही है, पहली सतलज, व्यास, रावी, ठीक है, सतलज, व्यास, रावी, चिनाव, झेलम, 5 नदियां मिलन इसी क्षेत्र पर हो रहा है, देखो 5 नदियां, ठीक है। और आगे जाकर ये जो आपका पीली लाइन देख रहे हो चिनाव नदी, चिनाव नदी जो पानी ले जा रही है सिंधु से मिल रही है, ठीक है। और ये जो स्थान है ये कहलाता है मिथानकोट, याद रखना, पाकिस्तान में पड़ता है मिथानकोट। और अंत में ये स्थान है कराची, कराची के निकट, ठीक है, यह जो नदी है आपका अरब सागर में अपना जल विसर्जित कर देती है, आया समझ में, ठीक है। तो याद रखना पंचनद, पंचनद के बाद मिथानकोट, ठीक है, समझ लो। फिर से रिकॉल करते हैं जल्दी से जल्दी, सुनो इसको, ठीक है। सिंधु नदी के लिए आपने भारत से बाहर जाना पड़ा, ठीक है, चीन में आपका एक कैलाश पर्वत है, ठीक है, कैलाश श्रेणी है जहां पर आपका, ठीक है, सानुख्या ग्लेशियर है, मानसरोवर झील के निकट बुखरचू नामक स्थान से इसका उद्गम होता है, इसको तिब्बत में शेरमुख के नाम से भी जाना जाता है। भारत में दमचौक नामक स्थान पर प्रवेश करती है और चिल्लास से बाहर चले जाती है, ठीक है। और ये पड़ता है आपका लद्दाख में नंगा पर्वत के समीप। इसकी प्रमुख सहायक नदियां भारत में पड़ी आपने श्योक, जिसको काराकोरम श्रेणी से उद्गमित होती है। श्योक नदी को आपका मध्य एशिया में यारकंडी और काराकोरम की श्रेणी में मृत्यु की नदी कहा जाता है, ठीक है। नुब्रा का उद्गम होता है सियाचिन, ठीक है, और सियाचिन जब अधिकार हुआ तो याद रखना ऑपरेशन मेघदूत, ठीक है। उसके बाद भारत में 1114 किलोमीटर बहती है, ठीक है। उसके बाद गिलगिट, काबुल, कुर्रम, गोमल, बहुत सारी सहायक नदियां हैं, बट आपने सिर्फ इसको याद रखना है, काबुल एक स्वात नदी जिसको, ठीक है, स्वात घाटी को पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है ठीक है, क्षेत्रफल आप लोगों ने स्टार्टिंग में लिख दिया। इसकी पहली सहायक नदी झेलम नदी, ठीक है, झेलम नदी का उद्गम होता है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, वेरीनाग के निकट शेषनाग झील से होता है। आगे चलकर यह नदी बुलर झील का निर्माण करती है जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने लिखा कि इसकी एक प्रमुख सहायक नदी किशनगंगा सबसे बड़ी सहायक नदी है। किशनगंगा को पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। श्रीनगर शहर भी आपका क्या झेलम नदी के किनारे बसा है, ठीक है, और यही नदी भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
ठीक है, और आगे जाकर नीचे से आने वाली चिनाब, ठीक है, नीचे से आने वाली चिनाब नदी से मिल जाती है झंग या झंडा नामक स्थान पर। ठीक है, अगली बढ़ी आपने ठीक है, चंद्रा और भागा में दो शाखाओं में उद्गमित होने वाली चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बाड़ा लचा दर्रे से, ठीक है, जो आगे जाकर हिमाचल प्रदेश के ही केलांग के तांडी नामक स्थान पर जब इन दोनों का मिलन होता है, ठीक है, उसी के बाद यह नदी क्या कहलाती है आपका, ठीक है, कौन सी, चिनाब नदी। ठीक है, तीन इसमें क्या आपने परियोजनाएं पढ़ी हैं, ठीक है, जो ब्लैक पेन से बना रखा है, देखा आप लोगों ने, ठीक है, दुलहस्ती, बगलिहार, सलाल। तुलबुल इसमें बना सकते हो आप लोग, अगर तुलबुल लिखना चाहो तो झेलम नदी में बना लो, ठीक है, यहाँ पर तुलबुल, तुलबुल, ठीक है, तुलबुल, ठीक है। उसके बाद नीचे से आपने रावी नदी पढ़ी, रावी नदी का उद्गम भी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से लिखा, ठीक है। एक डैम बना इसमें, थीन डैम, जिसको रणजीत सागर डैम के नाम से जाना जाता है, चंबा घाटी से बहते हुए, ठीक है, यह आगे जाकर पाकिस्तान के सिरायू नामक स्थान पर ऊपर से आने वाली चिनाब नदी से मिल जाती है, ठीक है। पाकिस्तान का लाहौर शहर, ठीक है, रावी नदी के किनारे ही बसा है, आयोग ने पूछा है, इसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगली सहायक नदी लिखी आप लोगों ने, व्यास नदी। व्यास नदी का उद्गम भी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के व्यासकुंड नामक स्थान से होता है, ठीक है। आगे जाकर इसमें एक डैम बना है जिसको पोंग डैम कहते हैं, वर्तमान नाम इसको महाराणा प्रताप, ठीक है, डैम के नाम से या झील के नाम से भी जाना जा रहा है, जो आगे जाकर नीचे से आने वाली, ठीक है, कपूरथला पड़ता है आपका पंजाब में, नीचे से आने वाली सतलज नदी में, ठीक है, सतलज नदी में पंजाब के कपूरथला नामक स्थान पर मिल जाती है, जहां पर बनाया गया हरी का बैराज। यहीं से ही भारत की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर निकाली गई। पहले इस नहर को राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता, वर्तमान में इस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई, उनके ही, ठीक है, उनके ही जो अंगरक्षक चुने गए थे, ठीक है, 30 गोलियां मार दी गई, इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, ठीक है, मार दिया गया इंदिरा गांधी को उनके ही घर में, एक सफदरजंग उनका निवास है दिल्ली में, ठीक है, उनको ही उनकी हत्या मार दी गई, हत्या कर दी गई, सॉरी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने लिखा सतलज नदी, भारत से बाहर जाना पड़ा इसके लिए, पढ़ने के लिए आप लोगों ने, ठीक है। आपका लॉन्गचेंग खंबा, इसको, इसका अन्य नाम है, राजस्थान से उद्गमित होती है, ठीक है, और भारत में सिपकिले, हिमाचल प्रदेश के सिपकिले दर्रे से प्रवेश करती है, ठीक है। इस पर एक डैम बना है जिसको भाखड़ा डैम कहते हैं, भाखड़ा नागल दो अलग डैम है, याद रखना, ठीक है। गोविंद सागर झील, ठीक है, जो निर्मित होती है। उसके बाद आगे जाकर यह जो नदी है, ठीक है, पंचनद नामक स्थान से ऊपर से आने वाली चिनाब नदी से मिल जाती है, और अंत में, ठीक है, चिनाब नदी मिठानकोट में सिंधु से मिलेगी और कराची के निकट यह जल विसर्जित कर लेगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैप को अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे, ठीक है, तो आपका, ठीक है, ज़्यादा इसको रटने की जरूरत नहीं है, बस खाली मैप पढ़ो। अगर आपको थ्योरी याद है, ठीक है, कल के दिन आपका प्री क्लियर हो जाएगा, तो मेंस में भी कर सकते हो, ठीक है, एसएससी वाली वन लाइनर बना सकते हैं, ठीक है, यूकेएसएससी वाले थोड़ा डीप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आयोग अब 1 के 4, 4 के 4 ऑप्शन पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको एक फैक्ट भी, दो फैक्ट भी याद है, और दो फैक्टों में कंफ्यूजन हो गया तो आपका, ठीक है, संभावना होती है कि क्वेश्चन, ठीक है, 50% सही होने की, 50% गलत होने की, ठीक है। इसको देख लें एक बार, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम, ठीक है, इसमें जो सिंधु नदी संधि की, जल संधि की, सिंधु नदी जल समझौता, सिंधु नदी जल समझौता, ठीक है। पाकिस्तान के पास बहुत सारे रीजन है भारत को परेशान करने के लिए, इसमें दो मुख्य रीजन है, एक तो कश्मीर और दूसरा है ये सिंधु नदी, ठीक है। कहता है कि हम, भारत पाकिस्तान रोते ही रहता है, कहता है कि पाकिस्तान पानी नहीं छोड़ा, सॉरी, भारत पानी नहीं छोड़ा, पानी नहीं छोड़ा, ठीक है। तो ये संधि हुई थी विश्व बैंक की मध्यस्थता में, याद रखना, संधि हुई विश्व बैंक की मध्यस्थता में, विश्व बैंक की मध्यस्थता में, ठीक है, 19 सितंबर 1960, ठीक है। भारत की तरफ से जवाहरलाल नेहरू ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, नेहरू ने, और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान ने, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है, जिस पर कहा गया था कि, ठीक है, सिंधु, आप लोगों ने इसके बाद झेलम पढ़ा, झेलम के बाद आपने पढ़ी, ठीक है, चिनाव के बाद आपने पढ़ा रावी के बाद पढ़ा व्यास के बाद पढ़ा आपने सतलज या सतलज, ठीक है। कहा गया कि इन तीनों नदियों, इन लास्ट की जो नीचे की 3 नदियां हैं, ठीक है, इनका पानी तो पूर्ण रूप से भारत प्रयोग करेगा, कोई बिना रुकावट के, समझ लो, पर ऊपर की जो 3 नदियां हैं इसका पानी
ठीक है। भारत इसका पानी पाकिस्तान यूज करेगा, पर भारत को थोड़ा बहुत इसमें रियायतें दी गई, ठीक है। जैसे सिंचाई के लिए थोड़ा पानी भारत इसका यूज कर सकता है, थोड़ा इस पर क्या नदी घाटी परियोजनाएं निर्मित कर सकता है। तो ऊपर की 3 नदियां, ठीक है, पाकिस्तान के लिए छोड़ दी गई, नीचे की 3 नदियां भारत के लिए छोड़ दी गई। पर भारत इन 3 नदियों में से, ठीक है, कुछ बहुत पानी यूज कर सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे कि इस जो ये संधि है, जल संधि, आप लोगों ने देखा होगा जब पहलगांव अटैक हुआ, ठीक है, आप लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर चलते हुए देखा, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत सरकार ने, और ठीक है, सिंधु नदी जल समझौता है जो, उसको खारिज कर दिया है। और इस पर जो डैम बनाए गए हैं सिंधु नदी के किनारे या उनकी सहायक नदियों के किनारे, भारत सरकार, ठीक है, उनकी गाद मुक्त कर रही है कि अधिक से अधिक क्या इस पर पानी का स्टोरेज किया जा सके, ठीक है। तो आपका आज हमने सिंधु नदी तंत्र पढ़ा, ठीक है। थैंक यू।